राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी आपका स्टॉक पिक। Anuj ji, good morning and congratulations to you for completing 1 year. And first of all, good morning to everyone. अनुज जी देखिए, नज़र जो है वो फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग पे ही रहेगी। अगर फाइनेंशियल से बात करें तो B2 यानी B1 B2 की जो बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, बजाज फिनेंस एंड बजाज फिंसर्व। बजाज फिनेंस तो आपने कवर कर लिया, तो मैं बजाज फिंसर्व पे बेट करूंगा। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, इनका यहाँ पे एक मूव मिलेगा। तो बजाज फिंसर्व की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो मेरा टारगेट 1600 के आसपास का है, 1600 1610। सो बाय करेंगे बजाज फिंसर्व ऑन डिप। ऑब्वियसली सुबह में डिप मिलेगा हमें 1550 1560। ये एक जोन है जहां पे हमें बजाज फिंसर्व बाय करना है 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने कहा 1600 1610 ये इसका टारगेट होगा। आपका पहला पिक था बजाज फाइनेंस। यस। ठीक बात, तो बिग स्टॉक्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो वैसे ही रडार पे आ गया। तो बस आपने एक और विकल्प देने के तौर पे बजाज फिनसर्व भी, इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड अनुज जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपके जो रील्स आ रहे हैं वो काफी नॉलेजेबल है। इनफैक्ट एक जो रील आपकी थी कि 30 सितंबर के पहले नॉमिनेशंस अपडेट करने हैं, तो वो मैं भी अवेयर नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर कि अगर हम लोग जो मार्केट में है उनको इससे अवेयरनेस मिल रही है, तो रिटेल को डेफिनेटली मिल रही होगी। तो थैंक्स अलॉट। एंड जहां तक आज की ट्रिक है, तो रिलायंस में मुझे लग रहा है कल काफी लिमिट बाइंग जिसे कहा जाता है, एक होता है लिमिट बाइंग, एक होता है मार्केट बाइंग। लिमिट बाइंग हो रही है, इसलिए प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो आज रिलायंस के जो फ्यूचर्स है, जो कल करीबन 2327 पे क्लोज हुए, वो मुझे थोड़े डिप में करीबन 2320 इस रेंज में मिल जाए तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। याद रखिए 2320 के रेंज के आसपास ही स्टॉप लॉस में रखूंगा 2295 2295। ये मेरी एक पोजिशनल ट्रेड होगी और करीबन 20-25 पॉइंट की रिस्क होगी। यहाँ से 1%, यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 2375 2375। रिलायंस भाई, दिग्गज रिलायंस की बात हुई है, जिसका स्वामित्व, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट वगैरह कभी मूड बने तो, इस प्लेटफॉर्म को सुन के अगर ऐसा मूड बने तो। आज सरकारी बैंक छाए हुए हैं और दिखाइए चतुर्मोता साहब को स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार पीएसयू बैंक ईटीएफ ले लो ले लो ले लो, सबसे पहले। अरे बहुत समय होगा, और कितनी बार रिआइट्रेट करा इस प्लेटफॉर्म पे। 3600 या 3700 पे था इंडेक्स, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। 3600 या 3700 पे निफ्टी पीएसयू बैंक का वाला वो जो इंडेक्स है तब था, वो अब 5300 पे जो आ गया। लो भाई साहब, एक बात बताओ चतुर्मोता साहब, ये जब फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका कट बढ़ जाता है क्या? कट तो गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले अनुज को बहुत बहुत बधाई 1 साल कंप्लीट करने के। और थैंक यू। मैं मानता हूं, वैसे तो मैं सीएनबीसी आवाज से ऑलमोस्ट आज 16-17 साल से एसोसिएटेड हूं। जब से मैं पहली कंपनी ज्वाइन की थी तब से ही मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं, और मैंने इस चैनल की प्रोग्रेस को पिछले 16-17 साल में ऑब्जर्व किया। हर बार एक नया हायर टॉप हायर बॉटम कहीं ना कहीं इस चैनल ने बनाया, और अनुज के आने के बाद मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एक नई ऊंचाइयों को ये चैनल छूता हुआ नजर आ रहा है। और आगे भी इसकी मैं आपको विशेष देता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई अनुज और पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम को। थैंक यू सो मच। अब जहां तक के आशीष, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा अभी भी पीएसयू बैंक भी इसका ETF, क्योंकि आप इसको समझिए कि हम इसको 1 साल के नजरिए से देखते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये बात की, जब ये हमने पहला तो शायद इसको 32 रुपए से पीएसयू बैंक भी इसको ETF को दिलाना शुरू किया था। अब ऑलमोस्ट 60 रुपए हो गया, तो मोटा मोटी ये डबल हुआ है लास्ट 1 साल के अंदर में। और मेरा मानना है अभी भी चलेगा, क्योंकि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये पिछले करीब करीब आप देखिए 2010 से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। तो 12-13 साल के बाद एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद 1 साल की रैली आई है, बट ये कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि बैंक में, पीएसयू बैंक में तो क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम काफी अच्छा आ गया है। दूसरी बात है, प्रोविजन कवरेज रेशियो इनके काफी इंप्रूव हुए हैं। तीसरा है वैल्यूएशन, जो करीब 0.7-0.8 टाइम पे पूरा पीएसयू बैंक का आपको एक बास्केट मिलता है, जहां प्राइवेट बैंक्स करीब करीब 2.5 से 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। और आईबीसी के बाद, एनसीएलटी के बाद हमने देखा है कि बहुत एक जो इनकी एसेट क्वालिटीज है वो काफी इंप्रूव हुई है। इसलिए मुझे लगता है जो गैप है ये आपका नैरो डाउन होगा, और यहां से भी एक अच्छी जगह
आपको पीएसयू बैंक 20 के अंदर में देखने को नजर आएगी और पूरे ओवरऑल पीएसयू बास्केट में नजर आएगी। तो अगर से इस ईटीएफ की बात करूं तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे अभी शॉर्ट टर्म में तो 65 तक जाएगा और पोजिशनली 70 तक की जगह इस पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ में बनेगी। एक नया बेस अब 56 के आसपास बना है, तो उसको ध्यान में रख के डिप्स में या करंट लेवल्स पे जिस भी तरह से आपको अपनी पोजीशन बनाना है, पर ये तेजी यहाँ पर पे पीएसयू बैंक में बनी रहेगी। अगर से आज की टॉपिक मैं लेना चाहूंगा तो वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाऊंगा, जहां पर पे स्टॉक 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और हमारा मानना है कि ये बैंक इजीली 1% के आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स को क्रॉस करेगा, जिसके चलते 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी आती हुई नजर आएगी। और यहां पर आपको ये 1.2 टाइम प्राइस टू बुक भी स्टॉक ट्रेड होता है, तो एक अच्छी खासी अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को नजर आएगी। टेक्निकल लिहाज से देखूं तो ये करीब करीब 8 साल का ब्रेकआउट अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 230 पर इसके पुराने ऑल टाइम हाई 2015 में बने थे, जो इजीली मुझे लगता है क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो 211 का एक पोजिशनल सपोर्ट आप ध्यान में रखकर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, करंट लेवल्स पर डिप्स पे भी इसको ऐड कीजिए। 230 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य नजर आते हैं और पोजिशनली मैं मानता हूं 250 रुपए के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक जाता हुआ मुझे नजर आता है। तो ये मेरी टॉपिक होगी पीएसयू बैंक्स के अंदर में बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकली सचिन को पसंद आ रहा था और टेक्नो फंडा पिक के तौर पे चतुर मोता साहब का भी ये पिक आपकी स्क्रीन पे हो गया। आज के क्या पोजिशनली भी हो गया। एक फंडामेंटल बढ़िया सा आइडिया, धर्मेश कांत साहब स्क्रीन पे। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या रडार पे है सर? सबसे बढ़िया पिक कौन सा इस समय आप लोग का चोला में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जो करंट मार्केट इन्वायरमेंट है वहाँ पर 4 सेक्टर्स तो क्लियरली आउट परफॉर्मिंग दिख रहे हैं कि पीएसयू बैंक, जिसको काफ़ी एक्सटेंसिवली आज मॉर्निंग में आपने कवर किया है। इसके अलावा डिफेंस स्ट्रांग दिख रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स स्ट्रांग दिख रहे हैं और पावर सेक्टर में। बट टॉप पिक के हिसाब से और कंसिडरिंग जिस तरीके से वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में चली, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अपना मार्केट में भी रहेगा, तो मुझे लगता है डिफेंस के साथ जाना चाहिए। हाल फिलहाल ही इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का नेक्स्ट 7 ईयर्स में उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जहाँ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैक्ट है, हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेन में लगते हैं, वेपन सिस्टम लगते हैं, वहाँ भी अपग्रेडेशन होगा। तो एक काफ़ी मोटा खर्चा इस पूरे क्षेत्र में सरकार करने वाली है, एयरफोर्स करने वाली है। और इसका जो मेक इन इंडिया का प्रोपेगेंडा चला, उसमें काफ़ी एडवांटेज है सारी इंडियन कंपनीज को। वहाँ पर जो टॉपिक हमारे नज़र में आता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये अगर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर देखें तो बीईएल के कंपैरिजन में और अदर जो डिफेंस स्टॉक्स है रिलेटिवली चीपर मिल रहे हैं। अराउंड 19 के पीई मल्टीपल पर मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, और ग्रोथ रेट इनका काफी अच्छा रहा है। 20-25% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, 2.5x बुक टू बिल रेशियो चल रहा है इनका। तो मुझे लगता है यहाँ पर इस मौजूदा माहौल में अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया हो, 6 से 1 साल का नजरिया हो, 6 महीने से 1 साल का नजरिया हो, तो एचएल बाई करके चलना चाहिए। प्राइस टारगेट जो वैल्यूएशन मल्टीपल के हिसाब से आ रहा है FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से अराउंड 3000 का आ रहा है। सो यहाँ से 50% का अपसाइड मुझे लगता है पोजिशनली। इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत गेन तो मिलता ही रहेगा इसमें। बहुत बढ़िया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।